हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आवर एंटायर क्लास 11th मैथमेटिक्स ऑफ एनसीईआरटी। अगर हम बात करें कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होने का, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भैया हम सिर्फ उसको लिख के और बोर्ड में नंबर पा जाएं, यानी कि सिर्फ नंबर पा जाना ही सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस का एक क्राइटेरिया नहीं होता है। हाँ, एक क्राइटेरिया है कि भैया लिख लेंगे, हम लोग कुछ तैयार करेंगे तो हमें बोर्ड में नंबर अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंस होने का एक और कारण है कि इस चैप्टर का यूज हमें फर्दर कई चैप्टर में मिलने वाले हैं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें एक टॉपिक मिलेगा, उसमें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग को कुछ प्रोबेबिलिटी में इसका यूज देखने को मिलेगा, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एल्गोरिथमिक या लॉगरिथमिक जो फंक्शन होते हैं वहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इसका यूज हम लोग को फर्दर क्लास 11th और 12th के फर्दर कई चैप्टर में हम लोग को यूज देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये चैप्टर हम लोग का, अगर हम क्लास 11th के पूरे सिलेबस का, पूरे मैथ्स का अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम बनाए, तो उसमें से एक फंक्शन भी हम लोग का होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे फंक्शन क्या है। फंक्शन को हम दो अप्रोच से देखने की कोशिश करेंगे, वो दोनों अप्रोच मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। और अब तक इसके पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या देख चुके हैं, तो एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग देखे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, और एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग देखे थे रिलेशंस के बारे में। और जो भी बच्चे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को स्किप करके डायरेक्ट 2.3 का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक एडवाइस है कि भैया 2.3 का इंट्रोडक्शन देखने से पहले आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एटलीस्ट उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए। क्योंकि जब तक आप रिलेशंस को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, फंक्शन को समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि फंक्शन हमारा रिलेशन से ही निकल के आया हुआ है। अभी जब हम लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले 2.1 और 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करिए, उसके बाद आइए 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करने के लिए। तो चलिए देखते हैं अपना फंक्शन है क्या। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने आदत के मुताबिक सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे डेफिनेशन कि फंक्शन आखिर होता क्या है, और उसके बाद इसको एग्जाम्पल के साथ कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या कि है क्या ये। तो फंक्शन क्या है, बेसिकली फंक्शन है ये चीज कि फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन। अ रिलेशन, कैसा रिलेशन? अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन का मतलब, एक रिलेशन है ये तो ठीक है, लेकिन क्या हम किसी रिलेशन को फंक्शन बोल देंगे? ऐसा तो नहीं है, उसीलिए हम लोग लिखे हैं स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब कौन सा रिलेशन होगा जिसे हम फंक्शन बोलेंगे, उसी को यहाँ डिफाइन करना है। तो फंक्शन क्या है? अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज said to be a function if every element, every वर्ड को यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। every elements of set A has one and only one इमेज। जिस वर्ड को मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, हम लोग का कीवर्ड है इमेज इन सेट बी। अब भैया डेफिनेशन हम लोग का हो गया। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक रिलेशन होगा। रिलेशन किसका होगा? किसी एक सेट का किसी दूसरे सेट के साथ। तो अगर हम मान लें वो दोनों सेट ए और बी हैं, तो जो रिलेशन होगा सेट ए और सेट बी में, वो फंक्शन तब कहलाएगा, उसे हम फंक्शन तब कहेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, अच्छी तरीके से हम लोग को बात समझ में आएगा। तो एग्जांपल के लिए हम लोग दो सेट लेते हैं, सेट ए और एक ले लेते हैं सेट बी। सेट ए में हम लोग क्या ले लेते हैं? रिलेशन जो हम लोग का सेट होगा वो 1 2 3 हो जाएगा, और सेट बी हम लोग क्या ले सकते हैं? 4 5 6, 4 5 और 6। अब हम लोग रिलेशन 2-3 देख लेते हैं। एक रिलेशन हम लोग ले लेते हैं R1। ये वही रिलेशन है जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे थे। R1 अगर हम ले लें तो R1 हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B, और जहां R1 को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? R1 इज इक्वल्स टू XY सच दैट जो हम लोग का x का y का जो वैल्यू होगा, वो y का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं x से बड़ा, यानी y इज ग्रेटर देन x एंड x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। अगर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? जो R1 का वैल्यू है उसे हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये वही चीज है जो पिछले लेक्चर का है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं फटाफट इसका एलिमेंट्स लिख दे रहा हूं। बस ध्यान ये देना है कि y का वैल्यू x से बड़ा होना चाहिए, यानी पहला वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए। 1 4 1 5 1 6, 1 4 फिर 1 5 फिर 1 6, फिर उसके बाद से 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। ये हो गया हम लोग का
R1 का रोस्टर फॉर्म। अगर हम यहाँ से R2 लिखना चाहें, एक और रिलेशन में बनाता हूँ, R2 ले लेते हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B, और R2 को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। क्या हो सकता है, एक्स वाई, वेयर y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, और x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं सेट A से, और y का वैल्यू ले लेते हैं सेट B से। क्लियर। अब यहां से अगर हम नोट डाउन करना चाहें तो क्या हो सकता है, R2 इज इक्वल्स टू हो सकता है y का जो वैल्यू है वो x प्लस 3 है, यानी कि जो हमारा x का वैल्यू आएगा y उससे 3 अधिक होगा, तो 1 के साथ आ जाएगा 4। ध्यान से देख लीजिए, जो x का वैल्यू है उससे 3 अधिक 4 है। हम 2 के साथ क्या लिख सकते हैं, 5, और 3 के साथ क्या लिख सकते हैं, 6। क्लियर। एक और रिलेशन हम लोग लिख लेते हैं R3, वो R3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सेट A टू सेट B, और R3 को हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं किसके साथ, एक्स वाई, सच दैट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। एक ये हो सकता है x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। और भैया अगर इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, R3 इज इक्वल्स टू, हम लोग का एलिमेंट्स क्या मिलेगा, y का जो वैल्यू है वो x प्लस 2 है, तो x का वैल्यू अगर हम 1 रखना चाहें तो 1 और 2 मिलकर क्या होता है 3, लेकिन 3 का जो y का वैल्यू आएगा वो सेट B से निकलना चाहिए, B में हम लोग का 3 है ही नहीं, तो 1 और 3 हमारा बनेगा नहीं। अगर हम x के जगह पर 2 रखना चाहें तो 2 के साथ हमें क्या मिलेगा, 2 2 मिलके 4 यहाँ है तो 2 4 हो सकता है। अगर हम वहीं x के जगह पर 3 रखना चाहें तो अगर हम 3 रखेंगे तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, सेट B में 5 है तो 5 ले सकते हैं। अब हम लोग के पास सेट A में रखने वाला कुछ बचा ही नहीं है, तो यही हो जाएगा हम लोग का R3। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास R1 R2 R3 कुछ हम लोग को एलिमेंट मिल गया। अब हमें पता करना है कि R1 R2 R3 में से फंक्शन कौन सा है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि गिवन जो हम लोग का रिलेशन है वो एक फंक्शन है भी या नहीं है। तो एक हम लोग के पास सेट A है, एक हम लोग के पास सेट B है। पहले मैं R1 के बारे में दिखा रहा हूं, यहाँ पे R1 को देख रहे हैं हम लोग। सेट A में हम लोग के पास एलिमेंट है 1 2 3, सेट B में हम लोग के पास एलिमेंट है 4 5 और 6। अब इसमें जो हम लोग का रिलेशन है वो रिलेशन कैसे दिया हुआ है, 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। ये वही चीज है जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे एरो डायग्राम के रूप में। फिर 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 3 6। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मिलाते हैं कि क्या ये हम लोग का फंक्शन है भी या नहीं है। डेफिनेशन में 2 चीज देखना है, जो हम यहाँ पे मैं अंडरलाइन किया था। एक कीवर्ड था एवरी एलिमेंट, एक था वन एंड ओनली वन। इन्हीं दोनों के मदद से हम लोग पता लगा पाएंगे कि फंक्शन है या नहीं है। क्या बोल रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज, यानी सेट ए का सारे के सारे एलिमेंट का कुछ इमेज होने चाहिए। देख लीजिए ध्यान से, सेट ए में एक भी एलिमेंट नहीं छूटा हुआ है, सबका कुछ ना कुछ इमेज है। साथ में ये बोल रहा है कि इमेज कितना होना चाहिए, वन एंड ओनली वन। यहीं पे लोचा फंसेगा, लोचा ये फंसेगा कि बोल रहा है कि सेट ए का बी में जो इमेज है वो इमेज सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 का इमेज एक 4 है, 1 का इमेज एक 5 है, 1 का इमेज एक 6 है। लेकिन डेफिनेशन बोल रहा है कि भैया सेट ए के सारे एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज हो सकता है। यहाँ पे तो एक का 3 इमेज है। अच्छा एक को छोड़िए, 2 को देखते हैं। 2 में भी हम लोग का 3 इमेज है, 3 में भी हम लोग का 3 इमेज है, यानी कि यहाँ हर एक एलिमेंट का 3 इमेज है। लेकिन भैया डेफिनेशन हमसे बोल रहा है कि सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट का सिर्फ एक एक इमेज होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट है कि जो हम लोग का रिलेशन R1 है वो हम लोग का फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है। अगर R2 को हम देखना चाहें तो R2 को अगर मैं बनाना चाहूं यहाँ पे तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं, और अगर इसी को फंक्शन में दिखाना चाहूं तो फंक्शन कैसे हो सकता है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, गायब, ये गायब पूरा। अब हम लोग का जो रिलेशन बनाएंगे R2 में 1 का किसके साथ है, 4 के साथ। 1 चला गया 4 के पास, फिर 2 चला गया 5 के पास, 3 चला गया 6 के पास। अब देखिए जरा ध्यान से, डेफिनेशन हम लोग का क्या बोल रहा था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए में एक भी एलिमेंट छूटने भी नहीं चाहिए, और सेट बी में जो इमेज है वो एक एक इमेज बनना चाहिए। तो ध्यान से देख लीजिए, सेट ए में कोई भी इमेज छूटा, कोई भी एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है, तीनों एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज बन रहा है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 का भी एक ही इमेज बन रहा है 4, 2 का भी एक इमेज बन रहा है, और 3 का भी एक इमेज बन रहा है। यानी कि जब भी किसी रिलेशन में सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट, अच्छा ये भी ध्यान देना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सेट बी के सारे एलिमेंट कवर हो जाए, ये कहीं नहीं दे रखा है। एवरी एलिमेंट सिर्फ सेट ए के लिए यूज किया है, यहां सिर्फ बोला है कि वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेट बी का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का एक और एलिमेंट आ जाता, जैसे यहाँ पे 7 आ जाता, सपोज दैट, दिया तो नहीं है लेकिन हम लोग मान लेते हैं।
तो अगर यहाँ पे 7 आ भी जाता तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक एलिमेंट छूटा हुआ है, लेकिन 1 के तो एक एक एलिमेंट है, एक एक इमेज है। यहां बोल रहा है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए, कवर हो गया। ये भी बोल रहा है कि बी में जो इमेज बनेगा वो हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज ही होगा। तो ध्यान से देखिए 1 का भी 4 इमेज, 2 का भी मतलब 1 का एक इमेज 4, 2 का एक इमेज 5, 3 का एक इमेज 6। तो इस केस में हम लोग का ये क्या हो जाएगा, फंक्शन। अब हम लोग का ये था नहीं तो मैं बस समझाने के लिए नोट डाउन किया था, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जो R2 है ये फंक्शन हम लोग का होगा। क्लियर। अगर हम यही बात करें R3 का, तो R3 में क्या है, 2 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर मैं यहां से इसको हटा देता हूं। अब इसका हम लोग का कोई काम नहीं है, अगले वाले में देख लेते हैं हम लोग। 2 का किसके साथ है, 4 के साथ, और 3 का किसके साथ है, 5 के साथ। अब जरा ध्यान से देखिए और बताइए ये कि वेदर रिलेशन R3 इज फंक्शन और नॉट, यानी कि रिलेशन जो R3 है वो हम लोग का फंक्शन है या नहीं है, देख के बताइए फटाफट। क्या कंडीशन है हम लोग का कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यही फेल हो गया क्योंकि बोल रहा है कि सेट ए के एक भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। भैया 1 हम लोग का छूट गया है, और जैसे 1 हम लोग का छूट गया है ये हम लोग का फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन ये नहीं होगा, यानी R3 भी हम लोग का फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है। तो यहां तक फंक्शन है क्या, फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन, और किसी एक रिलेशन को हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ जो हम लोग का रिलेशन है वो फंक्शन है भी या नहीं है। आई थिंक यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक दो और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि इस पे एक दो पॉइंट है। वो पॉइंट ये है, यहीं से निकलेगा, वो खास कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन लगातार हम लोग समझ लेंगे उसको। पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हम लोग के पास रिलेशन है, कोई एक रिलेशन है, सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, यहाँ हो सकता है ए बी सी और डी, कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान देना है कि सेट ए और सेट बी में ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग का हमेशा नंबर ही होगा। भैया हम लोग का लेटर नंबर कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट से मतलब है हमें। कॉन्सेप्ट हम लोग का ये बोल रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लोग का रिलेशन है वो हमेशा स्ट्रेट ही बने। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि जो रिलेशन हम लोग का था, एक सेट ए था, एक सेट बी था, 1 2 3 यहां दे रखा था, 4 5 6 यहां दे रखा था, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ऐसा रिलेशन हम लोग का एक बना हुआ था रिलेशन R2 में, जिसको हम लोग बोले थे कि ये रिलेशन है। लेकिन क्या ये भी तो हो सकता है कि 1 का 5 के साथ बन जाए और 2 का 4 के साथ बन जाए। यानी कि ये देख के आपको ये कतई नहीं याद रखना है कि जो रिलेशन है वो हमेशा स्ट्रेट ही बनना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें मतलब बस इस चीज से है कि 1 का एक इमेज होना चाहिए, वो इमेज इनमें से कौन सा है, क्रॉस के साथ है, सीधा सीधा है या तिरछा, उससे में कोई मतलब नहीं है। बस 1 का एक इमेज होना चाहिए, 2 का एक इमेज होना चाहिए। हो सकता है कि 2 का इमेज 6 के साथ बनाए, 3 का इमेज बी के साथ बनाए, तो ये पॉसिबल है कि ऐसे क्रॉस भी हो सकता है, स्ट्रेट होना कोई जरूरी नहीं है। बस हमारा कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज सेट बी में होना चाहिए, बस इससे मतलब है। एक चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया, यानी कि यही बस देखना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग का जो रिलेशन होगा वो हमेशा स्ट्रेट होगा। क्लियर है। एक और कॉन्सेप्ट इस लगातार मैं आप लोग को बता दूं, ध्यान ये देना है, देखिए ध्यान से, हम लोग से ये बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट वाला कंडीशन किस में है, सेट ए में है। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 2 का रिलेशन बन गया सी से, और ये यहां से गायब हो जाए, और 4 का भी रिलेशन जाके बन जाए सी से। अच्छा, डी हटाए नहीं, डी को रहने भी दे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसा हो तो क्या ये पॉसिबल है कि सेट ए के 2 एलिमेंट का सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बनता हो? क्या ये पॉसिबल है? ये तो कंडीशन कहीं लिखा हुआ नहीं है। हमें कंडीशन बस इतना दिया हुआ है कि हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। हमारा कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि 2 का भी एक इमेज है सी, 4 का भी एक इमेज है सी। यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि 2 का 2 इमेज है, 2 का तो एक ही इमेज है। तो हमें बस देखना है कि ए का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और सबका एक एक इमेज ही होना चाहिए। ये हो सकता है कि सेट ए के 2 3 4 5 एलिमेंट का सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज निकले, लेकिन एक ही तो है, 2 तो है नहीं, 3 तो है नहीं। तो ए के सारे एलिमेंट का बी में हर एक एलिमेंट के साथ कम से कम एक इमेज बनना चाहिए। तो 2 के साथ 2 का एक इमेज सी, 4 का एक इमेज सी, 3 का एक इमेज बी, 1 का एक इमेज ई। यानी कि इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो रिलेशन है सेट ए का सेट बी के साथ वो क्या है, फंक्शन है। आई थिंक यहां तक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। क्लियर। चलिए इसको मैं अब यहां से हटा देता हूं, और इसके बाद में आप लोग को एक दूसरा डेफिनेशन यहां से मैं बताता हूं। अगर इसी को हम दूसरे वर्ड में लिखना चाहें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। तो इन अदर वर्ड हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से मैं इसको मार्क कर देता हूं यहां पे। in other words अगर हम इसी को लिखना चाहें तो a relation R from set A to set B is said to be a
ऑफ फंक्शन व्हेन। अब व्हेन में क्या देखना है कि इसका दो कंडीशन बताया गया है, दो कंडीशन ये दिया हुआ है। पहला, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ जो सेट जो हमारा रिलेशन है आर, वो हम लोग का सेट ए के इक्वल होना चाहिए। सेट, अभी मैं सारा समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूं। और सेकंड कॉन्सेप्ट दे रहा है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन दिया हो सेट ए और सेट बी से, उसे हम फंक्शन कब कहेंगे, जब डोमेन ऑफ आर सेट ए हो। डोमेन ऑफ आर का मतलब, ध्यान से देखिए, यहां पे डोमेन ऑफ आर क्या हो सकता है, रिलेशन हमारा R1 है। इस रिलेशन R1 को अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से हम अगर प्रूफ करना चाहें कि हमारा रिलेशन है कि नहीं है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। पहला कंडीशन क्या था कि डोमेन ऑफ R जो है वो सेट ए होना चाहिए। डोमेन ऑफ R हमारा क्या होना चाहिए, सेट ए। तो अगर हम यहां से इसका डोमेन नोट डाउन करना चाहें, R1 का अगर मैं डोमेन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इन गिवन रिलेशन। डेफिनेशन याद आ रहा है, तो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को नोट डाउन कर लीजिए। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। और आपको याद है कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3। डोमेन हम लोग का हो जाएगा 1 2 और 3। अब एक बार जरा चेक करिए कि जो डोमेन हम लोग का आया है वो सेट ए है कि नहीं है। तो भैया ध्यान से देख लीजिए, डोमेन हम लोग का सेट ए है, तो पहला कंडीशन हम लोग का क्वालिफाई कर गया। सेकंड कंडीशन हम लोग का क्या बोल रहा है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। जो रिलेशन R1 है, इस रिलेशन R1 में जितने भी हम लोग के ऑर्डर्ड पेयर हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर में किसी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। जरा ध्यान से आप इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए। इस ऑर्डर्ड पेयर और इस ऑर्डर्ड पेयर दोनों का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 सेम हो गया, काम गड़बड़ हो गया। एक बार इन दोनों को देख लीजिए, दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम। तो बेसिकली हम उससे कहा क्या रहा है कि जो हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए से आने चाहिए, लेकिन किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हम लोग का सेम नहीं मिलना चाहिए। और अगर दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब कि किसी भी और सेट ए के किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। यानी कि बात हम लोग का यही निकल के आ गया। यहां हम लोग क्या देखे थे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि वन सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, और वन अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि किसी दो एलिमेंट का पहला एलिमेंट लड़ जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कि दूसरा कंडीशन यहां तो फुलफिल हो नहीं रहा है, और अगर दूसरा कंडीशन यहां फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि R1 हमारा रिलेशन नहीं होगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप यहां लगाना चाहें तो लगा के देख लीजिए। क्या लगाएंगे हम लोग, डोमेन अगर फाइंड आउट करें तो इसका डोमेन हम लोग को क्या मिल जाएगा, रिलेशन R2 का डोमेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 और 3। तो हम लोग को मिल गया 1 2 और 3। ध्यान से देख लीजिए, सेट ए में भी 1 2 3, सेट जो हम लोग का डोमेन आया वो भी 1 2 3। तो डोमेन तो हम लोग का हो गया सेट ए, पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। चेक कर लीजिए आप लोग ध्यान से, क्या किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3। आप एक भी जगह दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। और अगर ये कंडीशन फुलफिल है, दोनों कंडीशन फुलफिल है, इसका मतलब कि जो हमारा R2 है वो क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर है? यहां तक आई थिंक फंक्शन क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन, जो हम लोग इसका सेकंड डेफिनेशन देखे थे वो पार्ट, दो हम लोग पॉइंट देखे थे, दो कंडीशन हम लोग देखे थे कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट रिलेशन शुड बी ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। और सेकंड हम लोग देखे थे कि सेट ए के एक ही एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा, और सेट ए के ये हो सकता है कि सेट ए के किसी दो एलिमेंट का सेट बी में किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन बने। वो कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हम इसका देखते हैं फंक्शन का एक सेकंड अप्रोच, दूसरा अप्रोच देखते हैं। और वो दूसरा अप्रोच क्या होगा, एक विजुअल फॉर्म होगा। विजुअल फॉर्म का मतलब कि जो भी अब तक हम लोग देखे हैं उसको अब हम लोग को क्या करना है, फील करना है, अंदर से उसको फील करना है कि भैया जो हम लोग देखे हैं वो असल में है क्या। तो इसको विजुअल करने का मतलब कि हम लोग देखेंगे इसका दूसरा अप्रोच। और दूसरा अप्रोच बोलता है कि फंक्शन इज नथिंग बट अ रूल। क्या है फंक्शन, हम लोग का क्या है, एक फंक्शन इज अ रूल। और रूल क्या होता है, एक टाइप का फॉर्मूला। और फॉर्मूला का मतलब कि हमें कोई एक निश्चित वैल्यू देता हो। तो फंक्शन इज अ रूल विच गिव्स
which gives a new element out of some given elements, यानी कि जो हम लोग का फंक्शन है वो फंक्शन एक रूल है। वो रूल कैसा है, जैसे फंक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं f(x) और f(x) मतलब एक रूल। वो रूल हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे f(x) = 3x, हम लोग का ये एक रूल है। तो f(x) जो हम लोग का फंक्शन है वो फंक्शन इज बेसिकली अ रूल। वो रूल किस तरीके का होगा, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म का होगा। और ये फंक्शन एक रूल है जो कोई एक एलिमेंट रखने पर हमें कुछ एक न्यू एलिमेंट देगा, यानी कि अगर हम x का वैल्यू कुछ रखें तो हमें f(x) का वैल्यू मिले। इस टाइप का जो हम लोग का पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक फंक्शन। अच्छा, इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि कैसे ये फंक्शन है। अगर हम यहां से कुछ एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इफ वी पुट x = 1 वी विल गेट f(x) = 3। पुट करके देख लीजिए, अगर हम x की जगह पे 1 रखें तो 3 × 1 = 3। अगर हम x की जगह पे 2 रखें तो f(x) का वैल्यू हम लोग को क्या दे देगा, 6। अगर हम x का वैल्यू 3 रखें तो f(x) हमें क्या दे देगा, 9। अगर हम x का वैल्यू 4 इस तरीके से अगर हम रखते चलें तो ध्यान से देखिए f(x) का हर बार कुछ ना कुछ नया वैल्यू मिलेगा, हर बार न्यू एलिमेंट। x का अगर आप कुछ भी नया वैल्यू रखते हैं तो f(x) का आप लोग को एक नया वैल्यू मिलेगा। इस तरीके का जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक फंक्शन। अब ये चेक कर लें हम कि क्या वास्तव में ये फंक्शन है भी या नहीं है। तो यहां से जो हम लोग का रिलेशन अगर हम लिखना चाहें तो रिलेशन ये किसके साथ हो सकता है, x हम क्या रखे हैं 1 2 3 4 5 6 हम रूल रख रहे हैं। अब ये 1 2 3 है क्या, एक नेचुरल नंबर है। और जब भी हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो ध्यान से देखिए हर बार हमें एक नया नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो रिलेशन बनेगा वो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ बनेगा। और वो नेचुरल नंबर का जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन होगा क्या, जो r का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1 के साथ 3 का रिलेशन, 2 के साथ 6 का रिलेशन, 3 के साथ 9 का रिलेशन। वैसे अगर 4 रखें तो 4 के साथ 12 का रिलेशन। आप इस तरीके से अगर कितना भी रखते जाएं तो ये हम लोग को एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा जो हम लोग का रिलेशन है। अब ये रिलेशन एक फंक्शन है कि नहीं है, हम तो यहाँ दिखा दिए कि ये जो हम लोग का रूल है वो फंक्शन है। अगर हमें प्रूफ करना हो, अगर हमें कोई कह दे कि भैया प्रूफ करिए कि जो हम लोग का ये पॉलिनोमियल है वो फंक्शन ही है, जो हम लोग का रूल है वो फंक्शन है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, उसका तरीका हम लोग वही लगाएंगे जो हम लोग एरो डायग्राम बनाते थे। एक हम लोग का नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4, एक दूसरा हम लोग का नेचुरल नंबर का सेट है कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि हम लोग जो रिलेशन लिए हैं वो नेचुरल नंबर का किसके साथ लिए हैं, नेचुरल नंबर के साथ। और अगर हम इसका बनाना चाहें, ये रहा सेट A, ये रहा सेट B, यहाँ पे हम लोग का क्या है 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इनफाइनाइट जाएगा। क्लियर, ये रहा हम लोग का नेचुरल नंबर के साथ नेचुरल नंबर का रिलेशन। अब जो हम लोग रिलेशन बना रहे हैं वो 1 का किसके साथ है, 3 के साथ, फिर 2 का किसके साथ है, 6 के साथ, ये ध्यान दीजिएगा 6 है ये। उसके बाद से जो हम लोग 3 का रिलेशन है वो किसके साथ है, 9 के साथ, 4 का किसके साथ है, 12 के साथ। ऐसे ही अगर 5 करेंगे तो 12 के साथ 13 14 15 आएगा, 5 चल जाएगा 15 के पास। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये हम लोग का कौन सा सेट है, नेचुरल, ये भी इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके यहाँ पर हमें इतना बताइए, क्या नेचुरल नंबर में कोई ऐसा वैल्यू है जो रखने पे हमें 2 वैल्यू यहाँ दे दे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब हम x के जगह पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे हमें बार बार एक नया वैल्यू मिल रहा है, हर बार 1 का किसी के साथ रिलेशन बन रहा है। और ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि 1 का 3 के साथ बन गया फिर 1 का किसी और के साथ रिलेशन बने। इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम लोग डेफिनेशन में क्या देखे थे, 2 ही कंडीशन था कि एक पहले सेट के सारे एलिमेंट कवर हो जाने चाहिए। तो ध्यान से देखिए 1 का भी कुछ है, 2 का भी कुछ वैल्यू आ रहा है, 3 का भी कुछ वैल्यू आ रहा है, यानी कि x के हर एक वैल्यू पे fx का वैल्यू डिफाइंड होना चाहिए। fx शुड बी डिफाइंड ऑन ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेट A। तो यहां से अगर हर एक वैल्यू पे सेकंड एलिमेंट का सेकंड सेट में जो इमेज बना वो अगर डिफाइंड है और एक ही इमेज है तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक फंक्शन है। क्लियर है, तो ये रहा हम लोग का फंक्शन। अब आप यहां से एक क्वेश्चन राइज करेंगे, क्वेश्चन ये होगा, अच्छा अगर इसी को हम यहाँ फंक्शन नोट अगर इसी को हम यहाँ फंक्शन में नोट डाउन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फंक्शन हम लोग का क्या बनेगा, 1 का 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 12 के साथ। फंक्शन को भी हम लोग इसी तरीके से नोट करते हैं। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 का 3 के साथ, 2 का
6 के साथ, 3 का 9 के साथ, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक फंक्शन। तो इसका मतलब कि जो भी रूल हम लोग यहाँ नोट डाउन किए हैं वो हम लोग का क्या है, एक फंक्शन है। अब ये रूल था क्या भैया, पॉलिनोमियल। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप अराइज करेंगे, वही जो मैं बताने जा रहा था कि क्या हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। कि सर आपने तो बता दिया कि जो fx का वैल्यू 3x है, इट इज अ पॉलिनोमियल, एंड इफ इट इज अ पॉलिनोमियल देन यू हैव प्रूव्ड दैट दिस विल बिकम अ फंक्शन। तो क्या हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, कैन ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल बी ए फंक्शन। तो इसका हम लोग डाउट क्लियर करते हैं। कैसे हम लोग देखेंगे कि क्या हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, आई विल गोइंग टू रब इट। चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हर एक पॉलिनोमियल, क्या सब का सब पॉलिनोमियल हम लोग का फंक्शन होता है या नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रूल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू, क्या लिख ले, कुछ भी लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/2x, कुछ भी ले लेते हैं, 2x 3x कुछ भी ले सकते हैं। और जो ये रिलेशन है वो रिलेशन को किससे बना लेते हैं, रिलेशन आर फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, रिलेशन आर फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। अगर हम इसको एक फंक्शन रिलेशन बना लें, अगर हम लोग इसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ले लें, तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हर एक वैल्यू, x के हर एक वैल्यू पे सबसे पहले तो y का कुछ एक वैल्यू मिलना चाहिए और एक ही वैल्यू मिलना चाहिए। यानी कि x का जब हम एक वैल्यू रखें, x के हर एक वैल्यू पर न्यू एलिमेंट, हर बार एक नया एलिमेंट मिलना चाहिए। करके देख लेते हैं। तो अगर हम x के जगह पर 1 रखना चाहें, x के जगह पे अगर हम 1 रखना चाहें तो भैया fx हमें क्या मिलेगा। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ बताना भूल गया था कि जब हम x का वैल्यू fx ला रहे हैं, ये fx ही हम लोग का y का वैल्यू है, याद रखिएगा। क्योंकि जो हम लोग fx का वैल्यू 3x लिखे थे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 3x, ये भी लिख सकते हैं। तो जो हम लोग का fx का वैल्यू है, यही हम लोग का y का वैल्यू काम करेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, तो x इज इक्वल्स टू अगर हम 1 रखना चाहें तो fx हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो 2/2 हम लोग को 1 मिल जाएगा। अगर वहीं हम x का वैल्यू 2 रखना चाहें तो भैया 2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, ऊपर 5 हो गया और नीचे क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 5/4 मिल गया। x का वैल्यू वैसे ही अगर हम बढ़ाते जाएं, 3 रखना चाहें तो क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, fx इज इक्वल्स टू 10 बाई, अब हम लोग का 3 था तो 3 2 जा 6, कुछ ऐसा हम लोग को वैल्यू मिल रहा है। अच्छा ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 ये 2 और 2 1 जा 2, 2/2 इतना नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब x का वैल्यू हमें 1 रखने पे 1 मिला, 2 रखने पे 5/4 मिला, 3 रखने पे हम लोग को 10/6 मिला। लेकिन यही अगर आपको x का वैल्यू अगर हम 0 रख दें, तो x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1, ऊपर रहा 1 और नीचे क्या मिलेगा, 2 0 था 0। और अगर आप बेसिक याद कर पा रहे हो, छोटे क्लास में हम लोग पढ़े थे ये रेशनल नंबर के बारे में कि जब भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू डिफाइंड होता ही नहीं है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब x के हर एक वैल्यू पे fx का वैल्यू डिफाइंड हो, यानी कि x के हर एक वैल्यू पे सेट A में मौजूद हर एक एलिमेंट का वैल्यू पुट करने में हम लोग को y का वैल्यू कुछ ना कुछ मिले। लेकिन यहां तो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ये हम लोग का जो fx है वो नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब यहां से एक कॉन्सेप्ट तो हम लोग को क्लियर हो गया, एक डाउट कि हर एक पॉलिनोमियल ये कोई जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो, दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन ना हो। अब हम लोग ये, अच्छा सर आपने तो ये बता दिया कि 0 पर ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 0 पर डिफाइंड नहीं है, कोई एक और भी ऐसा वैल्यू मालूम हो जिस पर ये डिफाइंड ना हो। ऐसा ये कोई जरूरी थोड़ा ना है कि हम तो दिखा दिया कि x का वैल्यू 0 है और भैया जब हम x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हमें fx का वैल्यू नॉट डिफाइंड मिल रहा है। तो क्या 0 इकलौता ऐसा नंबर है जिस पर ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है, या कोई और भी वैल्यू हो सकता है जिस पर ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो, उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक जुगाड़ लगाए। वो जुगाड़ क्या लगाए, हम लोग ये पता करेंगे कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ये जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल टोटल कितने वैल्यू पे, टोटल किस किस वैल्यू पे ये नॉट डिफाइंड है, उन सारे वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो उसका मैं जुगाड़ आप लोग को बताता हूं। ये जुगाड़ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जुगाड़। अब ये जुगाड़ हम लोग का क्या करेगा,
हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर में कि जब भी रेशनल नंबर नॉट डिफाइंड होगा, कब होगा नॉट डिफाइंड? जब डिनोमिनेटर का वैल्यू हमें क्या मिल जाए? जीरो। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू जैसे ही हमें जीरो मिल जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। और हमें नॉट डिफाइंड से तो मतलब है नहीं, नॉट डिफाइंड से हमें खतरा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये पता करने के लिए कैसे पता करेंगे किस किस वैल्यू पे जो हम लोग का एफ एक्स का वैल्यू नॉट डिफाइंड है? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। अगर ये हमें फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग क्या करेंगे? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जो हम लोग का डिनोमिनेटर है 2x शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, और अगर 2x शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो यानी x शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि यहाँ सिर्फ हमें एक ही एलिमेंट, एक ही जीरो, एक ही हम लोग को वैल्यू मिल रहा है जीरो ही, जिस पे ये वैल्यू, जिस पे ये fx ऐसा है कि नॉट डिफाइंड है। तो अगर हमारा x का वैल्यू पे ये fx नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब कि अगर हम जीरो यहाँ से हटा दें तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट पे हम लोग का ये वैल्यू जो हम लोग का fx है वो डिफाइंड है। और अगर जीरो के अलावा ये वैल्यू हर एक एलिमेंट पर डिफाइंड है, इसका मतलब अगर इसे हम इस फॉर्म में लिख दें, ध्यान से लिखिए, अगर इसी को मैं कुछ ऐसा लिख दूं, fx का जो वैल्यू है वो क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x, और जहां x का वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और रिलेशन किसके साथ आप लोग का? रिलेशन था रियल नंबर से रियल नंबर का। अब जरा इस रिलेशन को, इस पॉलिनोमियल को देख लीजिए। इस पॉलिनोमियल में बोल रहा है कि भैया जो रिलेशन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में तो होगा, लेकिन जो fx का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x भी वही होगा, लेकिन जो x का वैल्यू वो जीरो नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ इंफॉर्मेशन दे दिए, और अगर जैसे हम यहाँ इंफॉर्मेशन दिए कि x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आप r के जगह पे कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, r के जगह पे जीरो को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, हर एक वैल्यू पे fx हम लोग का डिफाइंड होगा। और अगर हर एक वैल्यू पे fx हम लोग का डिफाइंड है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो क्या है? एक फंक्शन है। ये हम लोग का रिलेशन क्या है? एक फंक्शन है। क्लियर? तो यहां तक दो अप्रोच आप लोगों को क्लियर हो गया। पहला अप्रोच हम लोग का ये था कि कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेशन एक फंक्शन तब होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का एक ही इमेज हो सेट बी में। और उसी को हमने दूसरे फॉर्म में लिखे थे कि a relation from set A to set B is said to be a function in two condition। दो कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था कि डोमेन ऑफ R is equal to set A, और दूसरा कंडीशन हम लोग का ये था कि no two distinct ordered pair have same first element, कि two distinct ordered pair का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। एक तो वो अप्रोच था। दूसरा अप्रोच हम लोग देखे कि फंक्शन इज नथिंग बट अ रूल, फंक्शन इज नथिंग बट अ रूल विच गिव्स अ न्यू एलिमेंट आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट। फंक्शन हम लोग का एक रूल होता है, और वो रूल किस फॉर्म का होता है? एक पॉलिनोमियल के फॉर्म का होता है। पॉलिनोमियल 3x, पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x, पॉलिनोमियल 3x, पॉलिनोमियल 5x प्लस 1, कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लीजिए, जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म का होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उस पॉलिनोमियल में कुछ सर्टेन ऐसे वैल्यू हो जिस पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जिस वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, उस वैल्यू को अगर हम निकाल दें तो बाकी हर एक वैल्यू पे वो फंक्शन डिफाइंड होगा। और जिन जिन फंक्शन पे वैल्यू डिफाइंड होगा उनको अगर हम एक में उसका अगर डोमेन फाइंड आउट कर लें, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल हम लोग का क्या हो जाएगा? फंक्शन। ठीक है ना? यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बिफोर इट इज दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या है? डोमेन एंड रेंज ऑफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो क्या है डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन? पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हुए थे डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है। डोमेन का मतलब किसी एक सेट में या किसी एक हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन के हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का मतलब x का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का डेफिनेशन बनेगा वो थोड़ा सा अंतर होगा। थोड़ा सा अंतर वो क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंट, कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x at which function is defined, function is defined। क्यों ये बनाने का जरूरत क्या पड़ा आखिर हम लोग को? हम लोग यहाँ भी उसी से काम चला लेना चाहिए हम लोग को, कि जो हम लोग का सेट है, जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल लिखे हुए थे कि फंक्शन फ्रॉम r टू r, जहां पे जो हम लोग का fx का जो वैल्यू था वो क्या था? x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x। आई थिंक यही था हम लोग का एग्जांपल। तो यहाँ पे फर्स्ट सेट हम लोग का क्या है? r। सेकंड सेट हम लोग का क्या है? r। पहले तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इसका डेफिनेशन, उसमें था कि इन दोनों में से जो पहला सेट है वही हम लोग का क्या बन जाएगा? डोमेन। ध्यान दीजिएगा, ये उस केस में हम लोग पढ़े थे पिछली वाली केस में। अगर वही हम यहाँ कर रहे तो भैया प्रॉब्लम क्या है?
यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन आखिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, तभी तो हम लोग नया डेफिनेशन यहाँ देखे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखे थे कि रियल नंबर में हर एक नंबर आता है इंक्लूडिंग जीरो। तो आर का वैल्यू में तो हर एक नंबर आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ऑड, रियल, रेशनल, इरेशनल, जीरो, हर एक नंबर आ जाएगा। लेकिन वहीं जब हम x के जगह पे r जीरो भर रहे थे, जैसे x का वैल्यू जीरो भर रहे थे, y का वैल्यू हम लोग का नॉट डिफाइंड आ रहा था, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग का ऑर्डर, इसका जो हम लोग का रोस्टर फॉर्म में होगा, उस रोस्टर फॉर्म में अगर हम इस सेट को खोजना चाहें जीरो के साथ, अगर हम कोई वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, भैया ये हम लोग का एक ऑर्डर पेयर होगा ही नहीं। और अगर हम यहाँ रियल नंबर को अगर हम डोमेन बना दें, इसका मतलब कि डोमेन में जो हम लोग का ऑर्डर पेयर है, उस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट किसी ना किसी का जीरो रहा होगा, तभी तो आपने रियल नंबर लिखा है। तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो को तो हम लोग का कोई वैल्यू डिफाइन है ही नहीं। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए, क्योंकि जो भी हम लोग का रिलेशन है, हर एक रिलेशन फंक्शन तो होगा नहीं, कुछ ऐसे x के वैल्यू आएंगे जिस वैल्यू पे हम लोग का एफ डिफाइंड होगा ही नहीं। और उस केस में अगर हम बोल दें कि फर्स्ट एलिमेंट भैया हम लोग का डोमेन है, तो भैया हम लोग का बैंड बच जाएगा। तो वही बैंड बजने से बचने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक नया डेफिनेशन लाए। वो नया डेफिनेशन क्या है कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x, यानी कि हम सिर्फ उन वैल्यू का सेट लेंगे, सिर्फ उन वैल्यू का x का वैल्यू का सेट लेंगे जिस पर फंक्शन हम लोग का डिफाइंड है। और जैसे ही हमने ये बोला कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, जीरो हम लोग का गायब हो गया, क्योंकि जैसे जीरो पे नॉट डिफाइंड होगा, हम जीरो पे इंक्लूड करेंगे ही नहीं, क्योंकि पहले हमें बोल दिया कि हम लोग उन्हीं वैल्यू को बस लेना है जिस पर f डिफाइंड हो। क्लियर? उस हिसाब से अगर हमें इसी को ले लेते हैं, अगर हम लोग का fx का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/2x हो, और इसका अगर हमें डोमेन लिखना हो, तो डोमेन हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही सिर्फ हमारे पास एलिमेंट है जीरो, x का वैल्यू जीरो बस नहीं होगा, इसका मतलब कि जो डोमेन होगा वो रियल नंबर ही होगा, सिर्फ जीरो नहीं होगा। तो रियल नंबर में से जीरो को निकाल देते हैं, तो यहां से हम लोग का डोमेन क्या होगा, डोमेन विल बी रिलेशन रियल नंबर माइनस जीरो। जो हम लोग का सेट जीरो, यानी कि एक जीरो का जो हम लोग का वैल्यू है, वो जीरो का वैल्यू अगर हम आर में से निकाल दें, तो ये हम लोग क्या दे देगा, रियल नंबर, सॉरी डोमेन दे देगा। ठीक है? क्यों ये जीरो हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि जीरो पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है। अगर यहीं से हम बात करना चाहें रेंज के बारे में, रेंज को भी देख लेते हैं। रेंज का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, रेंज ये बोलता है कि फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच fx इज डिफाइंड, यानी उन वैल्यू के लिए, x के उन वैल्यू के लिए जिन पर fx का वैल्यू डिफाइंड हो, जो भी fx के वैल्यू निकलेंगे, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x विल बी टर्म्ड एज रेंज, यानी कि x के उन सारे वैल्यू के लिए जिन पर fx का वैल्यू डिफाइंड हो, fx के जो भी वैल्यू निकलेंगे उनके सेट को हम क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यही एक एलिमेंट था, एक हमारे पास फंक्शन था, और इस फंक्शन में हम x का वैल्यू जब हम रख रहे थे, जब हम लोग x का वैल्यू 1 रखे थे, तो fx हम लोग को शायद 1 मिला था। देखे थे हम लोग इसके पहले, जैसे हम x का वैल्यू 2 रखे थे, तो fx हम लोग को क्या मिला था, 2 2 4 प्लस 1 5, 5/4 मिला हुआ था। जैसे हम लोग x का वैल्यू 3 रखे थे, तो fx हम लोग को क्या मिला हुआ था, fx मिला 3 3 9 प्लस 1 10 और 10/6, कुछ ऐसा वैल्यू हम लोग को मिला हुआ था। यानी कि 2 3 6 16 नहीं 6 रहेगा, ये हम लोग को कुछ वैल्यू मिला हुआ था। और अगर जैसे हम x का वैल्यू 0 रख रहे थे, उस केस में हम लोग का fx का वैल्यू हो जाता था नॉट डिफाइंड। यानी कि जिस केस में, जिन केस में हम लोग का डिफाइंड है, x 1 रखने पे कुछ मिल रहा है, 2 रखने पे भी कुछ मिल रहा है, 3 रखने पे भी कुछ मिल रहा है, 0 रखने पे हम लोग नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, तो जिन वैल्यू पर fx का हम लोग कुछ वैल्यू मिल रहा है, इन्हीं सारे एलिमेंट का अगर आप सेट बना लें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। ठीक है? अब ये डिफाइंड, ये पूरा डेफिनेट नहीं है, इनफाइनाइट है, क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट है। यहां तो मैं 1 2 3 रख के दिखा दिया हूं, रियल नंबर में पॉइंट वाले वैल्यू भी आते हैं, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर मौजूद है, उन सारे रियल नंबर पे भी कुछ ना कुछ हम लोग को fx का वैल्यू डिफाइंड होगा। तो ये 3 को ब्रैकेट में करने का मतलब ये नहीं है कि रेंज सिर्फ 3 ही होंगे, 1 5/4 और 10/6, इसके इनफाइनाइट हम लोग के रेंज मिलेंगे, क्योंकि 0 को छोड़ के बाकी सारे मिलेंगे। इसलिए हम ये बोलेंगे कि 0 को छोड़ के x के हर एक वैल्यू पे जो fx का वैल्यू मिलेगा, उसका जो हम लोग सेट बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज। क्लियर है? तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को फंक्शन के बारे में, फंक्शन का जो भी हम लोग दोनों अप्रोच देखे वो, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये रहा हम लोग का 2.3 पार्ट का इंट्रोडक्शन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 2.3 के एक्सरसाइज पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल।